द्वितीय पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आधुनिक कविता को देखेंगे। आधुनिक कविता में एक कविता है एक वृक्ष की हत्या। इस कविता को कुंवर नारायण जी ने लिखी है। वृक्षों के प्रति यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी ने अपनी संवेदना बताई है। संवेदना को यहाँ उन्होंने इस कविता के द्वारा जताई है। जिस तरह से हम अपने हाथों से पाले हुए कुछ भी हो, चाहे वह बिल्ली हो या गाय हो या कुत्ता हो या पेड़ हो, अपने हाथों से जिसे भी हमने पाला है उस चीज़ के प्रति या उस जीव के प्रति हमारी जो संवेदना है, जब वह हमारे हाथों से पाले हुए वह जीव हमारे आंखों के सामने नहीं है तो हमें कैसा लगता है, कितनी वेदना होती है, कितना दुख होता है, वह हम ही जान सकते हैं। या हर एक व्यक्ति जो अपने हाथों से पालता है वह जीव उनके सामने नहीं है तो उसे कितना दुख होता है, वेदना होती है, वह हर कोई व्यक्ति जान सकता है, जान लेता है अपने जीवन के अनुभव में। उसी तरह यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी ने एक वृक्ष के प्रति जो उनके सामने बचपन से ही था, उस वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना जताई है। तो आइए देखते हैं इस कविता को, एक वृक्ष की हत्या। पहले हम कवि कुंवर नारायण जी का एक परिचय देखते हैं। देखिए सब लोग अपना टेक्स्ट बुक। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कवि कुंवर नारायण जी के प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें से काव्य है परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रव के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि। आपका कहानी संकलन है आकारों के आसपास 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1971 ईस्वी में आपका कहानी संकलन आकारों के आसपास यह प्रकाशित हुआ। और कवि कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो आज हम देखते हैं इस कविता एक वृक्ष की हत्या। कवि कुंवर नारायण जी वे पैदा होने से पहले ही उनके घर के सामने ही एक वृक्ष था। बहुत वर्षों से वह वृक्ष वहाँ पर था, वहाँ पर तैनात था। जब कवि बचपन में पैदा होने के बाद, बचपन में जब उन्हें कुछ थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तब से वे अपने बचपन काल से ही उस वृक्ष को वे वहाँ देखते आए थे। इसलिए कवि और उस वृक्ष के बीच में एक तरह का रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को अपना दोस्त मानते थे। कवि समझते हैं कि वह वृक्ष हम सबकी रक्षा कर रही है, इसलिए कवि उस वृक्ष को अपने दोस्त समझने के कारण
कवि को उस वृक्ष के प्रति एक तरह की भावना पैदा हुई अपने मन में, एक तरह का फीलिंग्स उस वृक्ष के बारे में उनके मन में था। बहुत प्यार से उस वृक्ष को देखते थे या दोस्त के जैसे उस वृक्ष के देखभाल वे कर रहे थे। जब कवि बड़ा होने के बाद जब वे अपने जीवन में एक स्थान में आए तो एक दिन कुछ कामकाज के लिए वे अपने घर से कुछ दूर गांव चले गए थे और कुछ दिनों के बाद वापस आकर देखते हैं जो उनके घर के दरवाजे के सामने ही वृक्ष था, जो वे कवि को उस वृक्ष को दोस्त समझते थे, वह वृक्ष वहाँ पर नहीं था। किसी ने उस वृक्ष को काट दिया था। तो कवि को उस वृक्ष की याद में कवि उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। उन्हें बहुत ही दुख होता है उस वृक्ष के ना होने के कारण। अपनी संवेदना को वे यहाँ पर जताते हैं। अपनी संवेदना के बारे में ही या उस वृक्ष के बारे में अपने आंखों के सामने हमेशा तैनात रहने वाला वह वृक्ष जब ना दिखने पर कवि को कितना दुख होता है। कैसे वे उस वृक्ष के साथ एक रिश्ता बना रखे थे या दोस्त समझते थे, वो वहाँ पर ना होने के कारण कवि अपने मन की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं इस कविता को, एक बार पढ़ती हूँ और उस कविता में जो कठिन शब्द हैं शायद नहीं है, फिर भी कठिन शब्द है उन शब्दों का अर्थ मैं बता देती हूँ। तो देखिए अपना टेक्स्ट बुक का कविता। अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबोता। धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। आज इतना ही हम देखेंगे, बाकी का पैराग्राफ और एक दूसरे क्लास में देखेंगे। कवि यहाँ पर कहते हैं, अब के घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। बूढ़ा चौकीदार, चौकीदार मतलब पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तैनात का अर्थ है नियुक्त या अपॉइंटेड। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, पुराने चमड़े, चमड़े मतलब स्किन, चमड़ा, उसका शरीर। वही सख्त जान, सख्त मतलब कठोर, जान जीव, कठोर मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है उसकी जान। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। झुर्रियोंदार, झुर्रियों मतलब इसे अंग्रेजी में हम रिंकलेस कहते हैं, रिंकलेस ऑन द स्किन, या झुर्रियाँ कहते हैं इसे हिंदी में। झुर्रियाँ है शरीर पर या चमड़े पर। खुरदुरा, खुरदुरा का अर्थ है रफ या सॉफ्ट नहीं है, जो उनका उस वृक्ष का चमड़ा है वह सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही खुरदुरा है, बहुत ही रफ है, शार्प है। तना, तना मतलब शरीर, तन का अर्थ है शरीर। मैला कुचैला, मैला कुचैला मतलब बहुत ही डर्टी है या गंदा है। राइफल सी एक सूखी डाल, राइफल गन अंग्रेजी शब्द है राइफल या इसे कहते हैं गन। एक सूखी डाल, सूखा हुआ, डाल मतलब डाली या वृक्ष का जो
पेड़ का जो क्या कहते हैं, उसे ब्रांच कहते हैं, पेड़ का जो डाली है, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पगड़ी मतलब टोपी, फूल और पत्तीदार, पत्तियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, पाँवों में या उनके पैरों में क्या है, फटा पुराना जूता है, ऐसा लगता है। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबोता, चरमराना जब हवा आती है तो वृक्ष में जो शब्द आता है, चर चर शब्द निकलता है उस हवा के कारण। लेकिन अक्कड़ बलबोता, अक्कड़ उसका जड़, वह बलबोता वह मजबूत है। धूप में, गर्मी में, बारिश में, गर्मी में और सर्दी में हमेशा चौकन्ना, चौकन्ना मतलब अलर्ट रहना या सावधान रहना, अपनी खाकी वर्दी में, खाकी वर्दी मतलब यूनिफॉर्म। यहाँ पर इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति को या वृक्ष को एक मानव की तरह कल्पना की है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह कल्पना की है। जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड किसी भी एक बिल्डिंग या किसी भी एक घर के पहरेदार करता है, उसी तरह यहाँ पर वृक्ष किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह, पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह काम करता है, उसे यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि कहते हैं हमें प्रकृति के विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। वृक्ष हमें चाहिए। वृक्षों से जो ऑक्सीजन हमें मिलता है उसके कारण ही मनुष्य जी सकता है। वृक्षों के नाश करने के कारण क्या होता है, सभी मरुभूमि या रेगिस्तान बनने से यहाँ पर सभी जीवियों को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रकृति एक शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है प्रकृति। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध चले जाएंगे तो प्रकृति हमें ज़रूर सबक सिखाएगी नहीं। अभी हमें इस कोविड-19 के द्वारा प्रकृति ने हमें बहुत सबक सिखाया है, बहुत कुछ हमें सीखने को यहाँ मिला है इस प्रकृति के कारण। अगर हम प्रकृति को नाश करेंगे तो प्रकृति हमें उसकी सबक ज़रूर सिखाती है। तो प्रकृति को बचाना है, बचाने का जो जिम्मेदार हम पर है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। कवि बचपन से ही उनके घर के दरवाजे के सामने जो वृक्ष था, उस वृक्ष के साथ, मैंने एक बार बता दिया, वृक्ष के साथ एक रिश्ता बना हुआ था कवि और उस वृक्ष के बीच। कवि ने उस वृक्ष को दोस्त समझ रखा था। इसलिए जब कवि कुछ काम के लिए कुछ दिनों तक कहीं बाहर गए थे, दूर गांव गए थे और वापस अपना काम खत्म करके वापस आकर देखते हैं वह वृक्ष वहाँ पर नहीं था, किसी ने उसे काट दिया था। तो कवि उस वृक्ष की यादों में खो जाते हैं, अपनी संवेदना को वे यहाँ पर बताते हैं। कवि कहते हैं अब कि घर लौटा तो देखा वह नहीं था। इस बार जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आके देखता हूँ, जो मेरे घर के सामने वृक्ष था वह वहाँ पर नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वह कैसा था, वह चौकीदार की तरह काम कर रहा था, हम सब की रक्षा कर रहा था। वह वृक्ष, चौकीदार वृक्ष, जिस तरह से चौकीदार घर की रखवाली करता है, उसी तरह यहाँ पर यह वृक्ष चौकीदार की तरह काम कर रहा था, हम सबको रक्षा कर रहा था, हम सबकी रक्षा कर रहा था वह वृक्ष। वही बूढ़ा चौकीदार, बूढ़ा मतलब बहुत वर्षों से, बहुत सालों से, कवि पैदा होने से पूर्व ही वह वृक्ष वहाँ पर था, इसलिए बहुत बूढ़ा हो गया था वह वृक्ष। इसलिए कवि ने यहाँ पर बताया वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वह बूढ़ा चौकीदार की तरह काम करने वाला
वृक्ष वहां पर नहीं था, किसी ने उसे काट दिया था। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जब कवि उठकर देखते हैं या कहीं बाहर जाकर आकर देखते हैं तो घर के दरवाजे पर तैनात था। तैनात मतलब नियुक्त था। मेरे घर के सामने ही वह वृक्ष नियुक्त था, किसी ने उसे वहां पर नियुक्त किया हो, ऐसा वह वृक्ष वहां पर रहकर अपना काम कर रहा था। दरवाजे पर तैनात, हमेशा मेरे घर के सामने, मेरे घर के दरवाजे पर सामने ही तैनात रहने वाला वह वृक्ष अब वहां पर नहीं था, किसी ने उसे काट दिया था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, कैसा था उसका शरीर? बहुत बूढ़ा होने के कारण उसका जो चमड़ा था, वो जो स्किन था, बहुत पुराना हो गया था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, पुराने चमड़े से बहुत सालों से वह वृक्ष वहां होने के कारण उसका शरीर जो है, शरीर पर जो चमड़ा है वह पुराना हुआ था। पुराना चमड़े का बना उसका शरीर पुराने चमड़े से आवृत था। वही सख्त जान, लेकिन बहुत बूढ़ा होने पर भी, बहुत सालों से वह वृक्ष वहां पर होने पर भी, उसका चमड़ा पुराने होने पर भी क्या हुआ? वही सख्त जान, उसके शरीर में जो जान है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वह सख्त है। हवा आने पर भी वह कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं होता, हमेशा वह स्ट्रॉन्ग है, सख्त जान है उस वृक्ष के शरीर में। उसकी जो जान है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। झुर्रियोंदार खुरदुराम तना मैला कुचेला, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से वह वृक्ष वहां होने के कारण हर मौसम में, वह हर वातावरण में वह वृक्ष वहां पर तैनात रहने के कारण उसका जो चमड़ा है कैसा है? झुर्रियोंदार चमड़ा है, झुर्रियां है उस चमड़े पर। झुर्रियां मतलब रिंकलेस ऑन दी स्किन, झुर्रियां भरा हुआ है उसके शरीर के जो चमड़े में, चमड़ा झुर्रियों से भरा हुआ है। खुरदुरा है, उस वृक्ष का जो चमड़ा है क्या हुआ? खुरदुरा है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही शार्प या रफ हो गया है। तना मैला कुचेला, तना मतलब शरीर, उस वृक्ष का जो शरीर है वह मैला कुचेला, बहुत गंदा हो गया है। हर वातावरण में, हर मौसम में वह वृक्ष वहां होने के कारण उस वृक्ष के शरीर पर धूल मिट्टी सब कुछ है, बहुत ही गंदा, मैला कुचेला, गंदा हो गया है उस वृक्ष का शरीर। राइफल सी एक सूखी डाल, राइफल, उस वृक्ष में हजारों, उस वृक्ष में बहुत सारे डाल हैं। उन डालों में एक डाल है, वह एक डाली है वह सूखी हुई है, एक सूखी हुई डाली है। उस सूखी हुई डाली को यहाँ पर कवि ने कल्पित किया है कि राइफल जैसी, उस वृक्ष ने अपने हाथों में राइफल या गन लेकर खड़ा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा कवि ने यहाँ पर कल्पित किया है। मैंने पहले ही बताया, कवि ने यहाँ पर वृक्ष की मानवीकरण किया है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह कल्पित किया है इस वृक्ष को। जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड अपने सिर पर टोपी और खाकी वर्दी और पाँव में शू और हाथ में गन लेकर पहरेदार करता है, उसी तरह यहाँ पर कवि ने उस वृक्ष को पहरेदार की तरह कल्पित किया है। तो कवि कहते हैं राइफल सी एक सूखी डाल, उस वृक्ष में जो एक सूखी हुई डाल है, उस डाल को कवि ने यहाँ कल्पित किया है कि वह सूखी डाल कैसे दिख रही है, वह उस वृक्ष या वह वृक्ष अपने हाथ में राइफल लेकर खड़ा है, ऐसा दिख रहा है, या गन लेकर खड़ा है, ऐसा दिख रहा है। वह सूखी हुई डाल
राइफल जैसे दिख रही है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और उस वृक्ष में बहुत पत्तियां हैं और फूल भी भरे हुए हैं। तो उन फूलों और उन पत्तियों के गुच्छे को कवि ने यहाँ कल्पित किया है कि उस वृक्ष ने अपने सिर पर पगड़ी पहन ली हो, ऐसा दिख रहा है। वे फूल जो हैं या पत्तियां हैं, पत्तियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, ऐसा दिख रहा है जैसे उस वृक्ष ने अपने सिर पर एक पगड़ी पहन ली हो। पाँवों में फटा पुराना जूता, उसके पाँवों में फटा पुराना जूता। उस वृक्ष के जो जड़ हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वह बहुत सालों से वह वृक्ष वहाँ पर होने के कारण उसके जड़ जो हैं ऐसा दिख रहे हैं जैसे उस वृक्ष ने अपने पाँवों में फटे पुराने जूते पहन लिए हो। यहाँ कवि ने कल्पित किया है कि उस वृक्ष के जो जड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे फटे पुराने जूते पहन लिए हो। पाँवों में फटा पुराना जूता, उस वृक्ष के पाँवों में फटे पुराने जूते ऐसे उसे उन्होंने पहन लिए हो, ऐसा दिख रहा है उसका जो जड़ है। मतलब उसके जो जड़ हैं बहुत ही मजबूत हैं, बहुत सालों से वह वृक्ष वहाँ होने के कारण। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबोता, जब हवा आती है तो उस वृक्ष के डालियों से चर चर शब्द आता है। देखने वालों को लगता है कि अब इस वृक्ष की डालियां टूटकर नीचे गिर जाएंगे उस हवा के झोंके के कारण, लेकिन नहीं, वह वृक्ष बहुत ही मजबूत है। उसकी डालियां हवा के झोंके के कारण कभी भी टूटते नहीं, क्योंकि अक्कड़ बलबोता, अक्कड़ मतलब उस वृक्ष का जो जड़ है वह बलबूत है, वह बहुत ही मजबूत है। इसलिए जब हवा आने पर उस वृक्ष के डालियों से या उस वृक्ष से चर चर शब्द आता है, लेकिन कभी भी उस वृक्ष की डालियां टूटकर नीचे नहीं गिरती हवा के कारण, क्योंकि उस वृक्ष का जो जड़ है बहुत ही मजबूत है, उस वृक्ष को कुछ नहीं होता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, वह वृक्ष हर वातावरण में, हर मौसम में हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा सावधान रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। धूप में, जब धूप आए या बारिश आए, जब सूरज की जो खड़ी धूप है उस समय भी, उस धूप में भी वृक्ष पहरेदार की तरह काम करता रहता है। बारिश के समय में भी, गर्मी आए तो भी अपना काम करता है, सर्दी में भी, और हमेशा चौकन्ना रहता है। हर वातावरण में, हर मौसम में वह वृक्ष हमेशा सावधान या अलर्ट रहता है, कभी भी वह लेजी नहीं होता। अपनी खाकी वर्दी में, अपनी खाकी वर्दी, यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ कवि ने कल्पित किया है कि उस वृक्ष का जो बाहर का चमड़ा ऐसा दिख रहा है जैसे उस वृक्ष ने खाकी वर्दी पहन ली हो, खाकी वर्दी में यूनिफॉर्म पहन ली हो, ऐसा वह दिख रहा है। इस तरह से वह वृक्ष पहरेदार की तरह अपना काम करता रहता है, सबकी रक्षा वह वृक्ष करता है। इस तरह से कवि ने उस वृक्ष के ना दिखने पर उनका जो याद है उन यादों में खो जाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರಲಿ, ಮರ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಕಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷದ ನಡುವೆ, ಮರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ
ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೆಂತಹ ಸಂಬಂಧ? ಗೆಳೆಯನ ಸಂಬಂಧ. ಕವಿ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕವಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಆ ವೃಕ್ಷ ಕವಿಯ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಇತ್ತು. ಕವಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಆ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳೆದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೆಳೆಯನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆ ಮರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಕವಿಗೆ ಆ ಮರದ ನೆನಪು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕವಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು. ಕವಿ ತಮ್ಮ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಬಕಿ ಘರ್ ಲೌಟಾ ತೋ ದೇಖಾ ವಹ್ ನಹೀ ತಾ. ಈ ಸಲ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಹಿ ಬೂಡಾ ಚೌಕಿದಾರ್ ವೃಕ್ಷ. ಬೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಮರ. ಚೌಕಿದಾರನ ಹಾಗೆ, ಚೌಕಿದಾರ ಅಂದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಹಾಗೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಈ ಕವಿಯ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾವಲುಗಾರನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾನವೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಹಮೇಶಾ ಮಿಲ್ತಾ ತಾ ಘರ್ ಕೆ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ತೈನಾತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಿಯ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಆ ಮರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೈನಾತ್ ಅಂದರೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪುರಾಣೆ ಚಮಡೆ ಕಾ ಬನಾ ಉಸ್ಕಾ ಶರೀರ್. ಪುರಾಣ ಚಮಡ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅದರ ಚರ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶರೀರ ಆ ಮರದ್ದು. ವಹಿ ಸಕ್ತ್ ಜಾನ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೀವ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ತ್ ಜಾನ್, ಜೀವ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜುರ್ರಿಯೋದಾರ್ ಖುರ್ದುರ ತನ ಮೈಲಾ ಕುಚೇಲ. ಜುರ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆರಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜುರ್ರಿಯಾ ಭರಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೆರಿಗೆಗಳು ಇವೆ. ಖುರ್ದುರ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚರ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ, ನುಣುಪಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೊರಗಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ರಫ್ ಆಗಿದೆ. ತನ ಮೈಲಾ ಕುಚೈಲ. ತನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ ಮೈಲಾ ಕುಚೈಲ, ತುಂಬ ಕೊಳಕಾಗಿ ಇದೆ ಅದರ ಶರೀರ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಚರ್ಮ. ರೈಫಲ್ ಸಿ ಏಕ್ ಸೂಖಿ ಡಾಲ್. ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೆಂಬೆಗಳು ಇವೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಆ ಅನೇಕ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಣಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೈಫಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಗನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ರೈಫಲ್ ಸಿ ಏಕ್ ಸೂಖಿ ಡಾಲ್. ಆ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮರ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೈಫಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಗನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ, ಖಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಕಾಲಿಗೆ ಶೂ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಫಲ್ ಸಿ ಎಕ್ ಸೂಖಿ ಡಾಲ್. ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ ರೈಫಲ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ ಪಗಡಿ ಫೂಲ್ ಪತ್ತಿದಾರ್. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಲೆಗಳು ಇವೆ, ಹೂಗಳು ಇವೆ. ಆ ಹೂಗಳ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ. पगड़ी फूल पत्तीदार, फूलों का गुच्छा और पत्तियों का गुच्छा ऐसा दिख रहा है जैसे उस वृक्ष ने अपने सिर पर पगड़ी पहन ली हो. पावों में फटा पुराना जूता. ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸವಿದು ಹೋಗಿ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಗೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮರ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಫಟ ಪುರಾಣ ಜೂತ, ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಳೆಯದಾದ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು. ಚರ್ಮರಾತ ಲೇಕಿನ್ ಅಕ್ಕಡ ಬಲಬೋತ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮರ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಲಾಡ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮರದಿಂದ ಚರ್ ಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕವಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನೇನು ಈ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಈ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮರ ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಥವಾ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚರ್ಮರಾತ ಲೇಕಿನ್ ಅಕ್ಕಡ್ ಬಲ್ಬೋತ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಈ ಜಡ್ ಅಕ್ಕಡ್, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಮಜಬೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಮಜಬೂತ್ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಜೋ ಜಡ್ ಹೇ, इसलिए जब हवा के झोंका आता है तो कुछ नहीं होता उस वृक्ष को. ಹೀಗೆ ಚೌಕಿದಾರನ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮರವನ್ನ ಕವಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈ ಚೌಕಿದಾರನ ಹಾಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮರ. ಧೂಪ ಮೇ ಬಾರಿಶ್ ಮೇ ಗರ್ಮಿ ಮೇ ಸರ್ದಿ ಮೇ ಹಮೇಶಾ ಚೌಕನ್ನ. ಧೂಪ್ ಮೇ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ, ಬಾರಿಶ್ ಮೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಗರ್ಮಿ ಮೇ ಸೆಕೆ ಆದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ದಿ ಮೇ ಚಳಿ ಬಂದಾಗ, ಎಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಬರಲಿ ಆ ಮರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಮೇಶ ಚೌಕನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ಇರೋದನ್ನು ಕವಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಮೇಶ ಚೌಕನ್ನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಮರ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಪ್ನಿ ಖಾಕಿ ವರ್ದಿಮೆ, ತನ್ನ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಖಾಕಿ ವರ್ದಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಆ ಚರ್ಮ ಏನಿದೆ ಆ ಕಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तो हमने यहाँ पर आज देखा कवि किस तरह से जब वृक्ष हमेशा कवि के घर के दरवाजे पर तैनात था, वह वृक्ष और कवि के बीच जो दोस्त का संबंध बना हुआ था, जब वह वृक्ष वहाँ पर ना दिखने से कवि किस तरह से उस वृक्ष की यादों में खो जाते हैं, उस विचार को आज हमने यहाँ पर देखा इस पैराग्राफ में. और आगे का जो पैराग्राफ है उसे हम आगे के क्लास में देखेंगे. धन्यवाद.